बिजली कभी अंडों पर बैठी हुई थी। वो बादल कभी से कहती है। बादल जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। जब देखो सोए ही रहते हो। चाहता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर बादल कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। बादल कौवा बहुत आलसी था। उसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अपना कुल्हाड़ा एक साइड पर रखता है और सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब बादल कौवे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब मैं क्या करूँ? बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे मीरा बकरी घास खाती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से मीरा बकरी के पास जाता है। बकरी बकरी, मैं बहुत गरीब हूँ और भूखा हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं है। प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, चुप कर जाओ। अगर तुम ऐसे रोओगे तो मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। ये बात सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है और वो जल्दी से बकरी का दूध पीने लगता है। वो पेट भरकर दूध पीता है। भर गया, मेरा पेट तो भर गया। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, सुबह से गए हो, कुछ खाने को लाए हो क्या? क्या बताऊं बिजली, तुम्हें तो पता है मैं दूसरे पक्षियों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता पेड़ से गिर गई थी। पूरे जंगल के किसी भी पक्षी ने उसकी मदद नहीं की। मैं ही उसकी मदद करने को चला गया, इसलिए जंगल में आज कोई भी काम नहीं कर पाया। निखट्टू कहीं के, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना। बस तुम दूसरों की मदद ही करते रहना। बादल कौवे का पेट तो भरा हुआ था। वो आराम से सो जाता है, जबकि बिजली कौवे को तो भूख से नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह बादल कौवा फिर से अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। आज पहले फिर से मीरा बकरी का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम करूँगा। ऐसे कहते हुए बादल कौवा फिर से रोते हुए मीरा बकरी के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। बकरी, प्यारी बकरी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कौवे, मेहनत से कमाना सीखो। आज मेरा दूध पी लो, कर कर अपना काम करना। ठीक है, सुंदर सुंदर बकरी। फिर बादल कौवा जल्दी से बकरी का दूध पी लेता है और घने पेड़ की छांव के नीचे जाकर सो जाता है। शाम के बाद जब बादल कौवा घर जाता है तो बिजली कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम बिजली, मैं भी सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो पता है मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। आज वो छोटा कबूतर नदी में गिर गया था, बस उसी को बचाया मैंने। बादल कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगली सुबह बादल कौवा फिर से जंगल चला जाता है। ये तो मुझे भूखा मार देगा, आज मैं खुद ही जाकर भोजन लेकर आती हूँ। फिर बिजली कौवी घर से निकलती है। वो पड़ोसन कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अंडों पर बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कवि बहन, मेरे पास तो घर में दाना नहीं है। जो दाना था वो सुबह ही मैंने और कबूतर जी ने खा लिया। कबूतर जी दाना लेने गए हुए हैं, वो शाम तक आ जाएंगे, फिर ही मैं तुम्हें दाना दूंगी। कबूतरी बहन, शाम तक तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी कबूतरी के घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मैं कई दिनों से अंडे पर बैठी हूँ, बहुत भूखी हूँ। बादल जी तो सुबह जाते हैं और शाम को खाली पंख लौट कर आते हैं। बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बिजली बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। तुम्हें तो आलसी कौवे का पता है, वो कहाँ तुम्हें दाना ला कर देने वाला है। फिर कोमल चिड़िया बिजली कौवी को भोजन देती है। बिजली कौवी पेट भरकर भोजन खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ ये बादल का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। बिजली कौवी छुप छुप कर बादल कौवे के पीछे जाती है। बकरी, सुंदर बकरी, आज मेरे घर में एक गरीब पक्षी आ गया। मेरे घर में जो भी खाने को था मैंने उस गरीब पक्षी को दे दिया, इसलिए मैं आज बहुत भूखा हूँ। तुम मुझे अपना दूध दे दो।
कव्वे, तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मेरा दूध तुम पी सकते हो। बिजली कभी झाड़ियों में छुपी ये सब सुन रही थी। तभी वो बाहर आती है। मीरा बकरी, ये मेरा पति निकम्मा निखट्टू है। ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, एक नंबर का आलसी है। हर रोज सुबह सुबह घर से कमाने के लिए निकलता है और तुम्हारा दूध पीकर सारा दिन जंगल में आराम करता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मीरा बकरी से मजाक करते हो? मैं अभी देखती हूँ तुम्हें। फिर मीरा बकरी बादल कव्वे को एक जोर की टांग मारती है और बादल कव्वा दूर जाकर गिरता है। बिजली बचा लो, मेरी कमर टूट गई है। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेहनत करूंगा, काम करूंगा। प्लीज मुझे बचा लो। बादल कव्वे को मीरा बकरी अच्छा सबक देती है। माँ, क्या मैं अपने दोस्त जुगनू को भी साथ ले जाऊं? नहीं बबलू बेटा, वो छोटा कौवा बहुत शरारती है, आपकी नानू को बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जुगनू इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन छोटा बबलू कबूतर अपनी माँ को तंग करता है, तब बबली कबूतरी भी मान जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे जुगनू कौवा बबलू के घर आता है। जुगनू बेटा, आप अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही भेजा है। ठीक है मम्मा, अब हम जाएं? फिर बबलू कबूतर और जुगनू कौवा दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते में एक नदी के पास बैठकर जुगनू कौवा बबलू से कहता है, यार बबलू, मुझे बहुत भूख लगी है। जुगनू, मेरी नानू ने खाना बनाकर रखा होगा, हम मेरी नानू के घर जाकर भोजन खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। तो ठीक है जुगनू, ये मिठाई मेरी मम्मा ने नानू के लिए दी थी, तुम इसमें से कुछ खा लो। ऐसा कहते हुए बबलू मिठाई का डब्बा खोलता है और उसमें से थोड़ी सी मिठाई जुगनू कौवे को दे देता है। जुगनू जल्दी से वो मिठाई खा लेता है। बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। अब चलो जुगनू, शाम होने से पहले पहले हमें नानू के घर पहुंचना है। वो दोनों दोस्त फिर से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर मेला लगा हुआ था। जुगनू कौवा वहाँ रुक जाता है। जुगनू चलो, इतना समय नहीं है। नहीं बबलू, पहले मैं झूले लूंगा। जुगनू, अगर रात हो गई तो हमें बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जुगनू कौवा बबलू की एक बात भी नहीं सुनता और वो एक झूले पर बैठकर झूले लेने लगता है। ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। जुगनू, मेरी मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ना लेकर जाऊं। देखो, अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई है। अच्छा, मैं भी तो तुम्हें अपनी नानू के घर लेकर गया था। लेकिन मैंने तुम्हें रास्ते में तंग नहीं किया था, जैसे तुम मुझे कर रहे हो। रात के अंधेरे में वो दोनों दोस्त उड़ते हुए बहुत डर रहे थे और फिर वो दोनों दोस्त बबलू की नानू के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने बहुत देर कर दी आने में। हाँ नानू, रास्ते में हम रुके थे इसलिए देर हो गई। फिर बबलू की नानू उन्हें खाने के लिए भोजन देती है। भोजन खाकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। नानू चलो, जंगल से लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ बेटा, तुम मेरी मदद करना। चलो जुगनू, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं काम करने थोड़ी ना आया हूँ। फिर बबलू कबूतर अपनी नानू के साथ चला जाता है और जुगनू कौवा जंगल घूमने चला जाता है। जुगनू कौवा उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है। एक पेड़ पर घोंसला था जिसमें एक अंडा पड़ा हुआ था। अंडे को देखकर जुगनू कौवा उसके पास जाता है। वो इधर उधर देखता है और अपनी चोंच से अंडा तोड़कर पीने लगता है। पीछे से तोती भी आ जाती है। वो घोंसला एक तोती का था। तोती को देखकर जुगनू वहाँ से भाग जाता है। दोस्त कव्वे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते हुए तोती कव्वे के पीछे उड़ती है और वो उसे पकड़ लेती है। कौन हो तुम और किसके घर आए हो? मुझे छोड़ दे आंटी, मैं तो यहाँ बबलू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतनी देर में बबलू और उसकी नानू भी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। माँ जी देखिए, इस दुष्ट कव्वे ने मेरा अंडा पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। क्या
जुगनू जुगनू बेटा, तुम ऐसा भी कर सकते हो। बबलू बेटा, तुम ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए? जुगनू, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापिस आ जाएगा? ऐसे कहते हुए तोती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने वो अंडा पी लिया। बेटे, अगर भूख लगी थी तो घर से भोजन खा लेते, ऐसे अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानू, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। बबलू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर बबलू जुगनू को साथ लेकर वापस अपने जंगल पहुँच जाता है। जुगनू, वो रहा तुम्हारा घर। आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। मैं आज के बाद कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर बबलू अपने घर चला जाता है। अरे ये क्या बबलू, तुमने तो अभी 2 दिन और रहना था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? माँ, आपने ठीक ही कहा था। मैंने जुगनू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया और यहाँ तक कि तोती आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर बबली कबूतरी को बहुत दुख होता है। बेटा, आपकी नानू को बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद मैं जुगनू को कहीं भी नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। बादल कप्पे के साथ उसकी माँ और छोटा भाई भी रहा करता था। बादल कप्पे का छोटा भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और सारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। बिजली कप्पी बादल कप्पे की माँ और उसके छोटे भाई से बहुत नफरत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों उसके घर में रहे। बादल जी, बहुत हो गया। अगर आज अपनी माँ और छोटे भाई को घर से ना निकाला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बिजली, वो सारा दिन मेहनत करके हमारे लिए भोजन लाता है। भला उसके रहने से तुम्हें क्या होता है? तुम उसे यहाँ रहने दो। और माँ भी तो भैया की वजह से ही यहाँ रह रही है। ये मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बस बता दिया है। अगर उन दोनों को घर से ना निकाला तो मैं उन्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। शाम हो जाती है। बादल कप्पा घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही बादल कप्पे का छोटा भाई घर आता है तो वो उसे कहता है, छोटे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और माँ को बिजली कप्पी धक्के देकर निकाले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बताने के लिए बैठा था। आज के बाद तुम और माँ इस घर में नहीं बल्कि किसी और घर में रहोगे। लेकिन भाई, मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा? ये सब मुझे नहीं मालूम। तुझे तो पता है ये घर तेरी भाभी का है। अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो वो मुझे भी घर से निकाल देगी। पीछे से बादल कप्पे की माँ भी ये सब सुन रही थी। चल छोटे, यहाँ से चले। जहाँ हमारी इज्जत नहीं, इस घर पे रहने का कोई फायदा नहीं। उदास होकर भोला कप्पा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बादल कप्पा भी अपने घर में चला जाता है। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल कप्पे का छोटा भाई और उसकी माँ सारी रात एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश वैसे की वैसी ही थी। मानो चिड़िया और चीकू तोता भोजन लेने जा रहे थे। वो कप्पों को देखकर वहाँ आते हैं। अरे भोले भैया, आप ऐसी बारिश में माची को लेकर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? चिड़िया बहन, मुझे और माची को मेरे भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया है। हमारे पास तो कोई भी घर नहीं है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँ? चिड़िया बहन, वो कप्पे बहुत बुरे हैं। बादल को तो अपनी माँ पर भी जरा दया नहीं आई। हाँ तोते भैया, उन कप्पों से कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। चलिए माची और भोले भैया, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में चले। फिर मानो चिड़िया उन दोनों को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी बारिश में तुम हमारी मदद ना करती तो हम शायद मर ही जाते। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। चिड़िया बहन, मैं आवारा कप्पा नहीं हूँ। मैं काम में आपकी मदद करूँगा। हाँ भोले भैया, मैं भी आप दोनों का घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। बारिश रुक जाती है। भोला कप्पा फिर से अपने काम पर चला जाता है।
भूरा कौवा सारा दिन लकड़ियाँ काटता है और वो लकड़हारे पक्षी को लकड़ियाँ बेचकर भोजन खरीदता है। अरे भोले भैया, इन सब की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आप भी तो हमारी मदद कर रही हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। फिर भोला कौवा दिन रात मेहनत करके अपने और अपनी माँ के लिए घर भी बना लेता है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे ने अपना घर बना लिया है। अब हम अपने घर में ही जाकर रहेंगे। हाँ चिड़िया बहन, माँ ठीक कह रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे मुश्किल के समय में मदद की। भोले भैया, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। फिर भोला कौवा अपनी माँ को लेकर अपने घर में चला जाता है। बादल जी, उठो, जाकर कोई काम धंधा करो। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। अगर बारिशें शुरू हो गई तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम भी तो हर समय घर में सोई ही रहती हो। जाओ, तुम काम कर लो। तुमने ही तो माँ और भाई को घर से निकाला था। भाई मेरा कमा कर लाता था और माँ तुम्हें पकाकर खिलाती थी। कितनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। तुमने ही अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बिजली और बादल के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब बिजली को भूख सताती है तो वो अपने घर से निकलती है। वो तेज बारिश में जंगल में दाना ढूंढने जाती है, लेकिन जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल में तो पानी ही पानी है। वो सामने घर किसका है? वहीं जाकर देखती हूँ। बिजली कभी घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। क्या हुआ काकी, यहाँ क्या करने आई हो? कबूतर भैया, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास थोड़े ही सरसों के बीज है। अगर वो मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर देता है। जब बिजली कभी पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे उसका देवर खड़ा था। भाभी, आप मेरे साथ आइए। मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देता हूँ। बिजली कभी बहुत शर्मिंदा होती है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो भूरे कौवे के साथ चली जाती है। माँ जी और भोले, ये घर किसका है? बेटी, ये घर हमारा है। हमारे छोटे देवर ने बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ भाभी, ये अनाज की टोकरी आप ले जाएं और भैया को भी देना। जब तक बारिशें हो रही हैं, आप ये भोजन मुझसे ले जाया करें। भोले, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम और माँ जी चलो मेरे साथ और मुझे माफ कर दो। भाभी, अगर आप हमें घर से ना निकालती तो मैं शायद कभी अपना घर ना बना पाता। मैं और माँ जी यहाँ खुश हैं। फिर बिजली कभी भोले कौवे से भोजन लेकर चली जाती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। अरे ओए महारानी, जल्दी जल्दी काम कर। तेरे पंखों ने काम करना बंद कर दिया है क्या? कब से देख रही हूँ कैसे मर मर के काम कर रही है। नहीं नहीं मालकिन, बस वो मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब थी। हाँ हाँ, पहले कौन सा तेरी तबीयत ठीक रहती है? जब देखो बीमार ही रहती हो। मालकिन, आपके लिए ही तो मैं जंगल के बाहर गई थी, वो मीठे फल लाने, तभी मेरी तबीयत खराब हो गई। ये सुनते ही बिजली कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर मानो चिड़िया को मार देती है। बहुत ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी। अपनी जुबान को लगाम दे। कहीं ऐसा दिन ना हो कि मैं तेरी जुबान ही काट लूं। मालकिन, माफ कर दे मुझे। चल अब बस हो गई तेरी चू चू। ऐसा ना हो कि प्रिया की डोली के साथ साथ तेरी अर्थी भी उठा दूं। जाकर देख प्रिया तैयार हुई कि नहीं। जी मालकिन, अभी जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोती हुई प्रिया के पास जाती है। अरे प्रिया बेटी, आप इतनी उदास क्यों हो और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मालकिन तुम्हें नीचे बुला रही हैं। आंटी, आंटी मुझे बचा ले। मैं अभी से शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। बेटी, जिसके माँ बाप नहीं होते तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। आंटी, अगर मेरे माँ बाप नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो दोनों मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। प्रिया बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मालकिन और मालिक के आगे भला कौन बोल पाता है? अब तुम अपना दिल छोटा मत करो और तैयार होकर नीचे आ जाओ। मालकिन बहुत गुस्से में है। आपका रिश्ता लेकर कौवे वाले आ ही रहे होंगे।
ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माता पिता, आप मुझे दोनों छोड़कर क्यों चले गए? मैं तो यहाँ रोज घुट घुट कर मर रही हूँ। थोड़ी देर में रिश्ता लेकर कफे वाले भी आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? हाँ बहन जी, मैं ठीक हूँ। मानो कहाँ मर गई है? जल्दी से मिठाई लेकर आ जो प्रिया ने अपने पंखों से बनाई है। जी जी, अभी लाई मालकिन। फिर मानो चिड़िया रसोई से सबके लिए मिठाई लेकर आती है। तभी उसकी नजर भूरे कफे पर पड़ती है जो प्रिया से शादी करने आया था। अरे शेकप्पा तो एक नंबर का जुआरी और डाकू है। ए ऊपर वाले, ये मालिक और मालकिन क्या अनर्थ कर रहे हैं? प्रिया बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं ये शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगी। अरे क्या देख रही हो इधर उधर? जल्दी से मिठाई रखो और मेहमानों के लिए खाना लेकर आओ। फिर मानो चिड़िया मिठाई रखती है और अपने मालिक और मालकिन से कहती है, मालकिन और मालिक, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? शेकप्पा तो एक नंबर का जुआरी और डाकू है। अच्छा, तुझसे किसी ने राय मांगी है? बड़ी आई हमें बताने वाली, चल जा। लेकिन मालकिन, लगता है सुबह की मार ये भूल गई है, तभी तो इसकी चोंच इतनी चल रही है। अपने मालिक मालकिन को गुस्से में देखकर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे बहन जी, बातें तो बहुत हो गईं, अब जल्दी से प्रिया बेटी को बुला दे। हाँ क्यों नहीं, अभी बुला कर आती हूँ। फिर बिजली कभी प्रिया को बुलाने चली जाती है। अरे महारानी, तैयार हुई कि नहीं? अब जल्दी से चल। चाची, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मुझे ये शादी नहीं करनी। ज्यादा अपनी जुबान मत चला, भेजूं क्या तेरे चाचा को? और हाँ, थोड़ा मुस्कुरा देना अगर ये रोती हुई सूरत लेकर गई काफे वालों के सामने, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में प्रिया भी तैयार होकर आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये भतीजी किसकी है? तभी भूरा कपा कहता है, माँ, मैं थोड़ी देर अकेले में प्रिया से बात करना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं बेटे। प्रिया बेटी, बाहर भूरे को लेकर जाओ। प्रिया चुपचाप वहाँ से भूरे कपे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। प्रिया, मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? डरी और सहमी हुई प्रिया अपना सर हिला देती है। बहुत सुंदर हो तुम। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमसे ही शादी करने का सोच लिया था। जरा अपना पंख तो दिखाओ, कितना सुंदर है। ऐसा कहते हुए भूरा कपा प्रिया का पंख पकड़ लेता है। ये सब होता हुआ देखकर प्रिया डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी भूरे को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अंदर जाता है। चलिए मम्मा, प्रिया मुझे पसंद है, बस अब हम जल्दी शादी करेंगे। जाते हुए भूरा कपा चुपके से बिजली और बादल से कहता है, देखिए अंकल, मैं नहीं चाहता कि शादी को लेकर जो हमारी डील हुई है वो टूटे। आप प्रिया को अच्छे से समझा दीजिए। मैंने तो बस उसका पंख पकड़ा और वो ऐसे भागी कि जैसे मैंने उसे मारा हो। भूरे बेटे, तुम चिंता नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगा। बस तुम उस पोटली की डील मत भूलना, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। हाँ अंकल, मुझे सब याद है, बस ये बात मेरे माता पिता को नहीं पता चलनी चाहिए कि प्रिया से शादी करने के लिए मैं आपको सोने से भरी हुई पोटली दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो कपे वाले वहाँ से चले जाते हैं और बादल कपा गुस्से में प्रिया के पास जाता है। प्रिया, अरे ओए प्रिया, कहाँ मर गई? जी चाचा जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, आज तेरी वजह से ये रिश्ता टूटते हुए बचा है। बस मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने भूरे को शादी के लिए मनाया। तभी वहाँ पर बिजली कभी भी आ जाती है। अजी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा, जरा अपने गुस्से पर काबू करो। बिजली, गुस्सा क्यों ना करूँ, इतनी मुश्किल से शादी करवा रहा हूँ मैं इसकी, और एक ये अनाथ है कि शादी तोड़ने पर लगी हुई है। अब क्या किया तूने? सुन ले मेरी बात, अगर तूने ये शादी तोड़ी तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। अपने चाचा चाची की बातें सुनकर प्रिया बहुत डर जाती है। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही बिजली कपी का भाई बिरजू कपा आ जाता है।
ना क्या हुआ? मुझे भूरे ने सब बताया। बहुत मुश्किल से ढूंढा है ये रिश्ता। तुम्हें तो पता है कि कितना सोना मिलेगा हमें, और साथ में ये घर भी। जो भी हो जाए, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हाँ बिरजू भैया, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, शादी होकर ही रहेगी। हाँ भैया भाभी, अगर वो ना मानी तो उसके माता पिता की तरह उसे भी रास्ते से हटा देंगे। फिर जो सारी संपत्ति उसके नाम है वो भी हमारी हो जाएगी। हाँ हाँ बिरजू, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि उसे रास्ते से हटा ही देना चाहिए। उन तीनों की बातें मानो चिड़िया बाहर खड़ी सुन रही थी। शे क्या सुन रही हूँ मैं? बड़े मालिक मालकिन को इन्होंने मिलकर मारा है। मुझे प्रिया को सब बताना होगा। मानो चिड़िया का पंख पास पड़े हुए गिलास पर लगता है। गिलास नीचे गिरता है और टूट जाता है। लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली हैं। मानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। जब वो कफे बाहर आते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। मानो चिड़िया भागती हुई प्रिया के पास जाती है। प्रिया, प्रिया बेटी उठो। क्या हुआ आंटी, आप इतना घबरा क्यों रही है? फिर मानो चिड़िया सारी बात प्रिया को बताती है। ये आप क्या कह रही है आंटी? मेरे माता पिता को मेरे चाचा चाची ने मारा है। हाँ बेटी, अब तुम भी यहाँ से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। खिड़की के रास्ते से मानो चिड़िया प्रिया कपी को वहाँ से भगा देती है। ये देखो बादल जी, ये पंख तो मानो का है, जरूर उसी ने हमारी बातें सुनी होंगी। दीदी, उस नुकरानी को भी मारना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ना किया तो हम भी मुश्किल में पड़। प्रिया कभी भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और वो वहाँ जाकर सारी बात बताती है। अरे ओ नौकरानी, अब कहाँ जाएगी तू? बहुत शौक है तुझे बातें सुनने का, अब तुझे बताते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली का भी एक बड़ा डंडा उठाती है। वो मानो चिड़िया को मारने ही वाली थी कि प्रिया पुलिस लेकर वहाँ आ जाती है। रुक जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस अंकल, इन सबको पकड़ लीजिए। अरे प्रिया बेटी, ये तू क्या कर रही है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो हम इस नौकरानी को डरा रहे थे, मार नहीं रहे थे। इसने मेरी अलमारी से चोरी की थी, बस वही पूछ रहे थे कि इसने गहने कहाँ रखे हैं। चुप कीजिए, मुझे सब पता है। आप तीनों ने मिलकर मेरे पापा को मारा है। अरे अरे प्रिया बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? भला हम तेरे माता पिता को क्यों मारेंगे? चाचा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आपने फिर ऐसे क्यों कहा कि मेरे माता पिता को आपने नहीं मारा? वो मैं। ऐसे वो काफी पकड़े जाते हैं। फिर पुलिस उन तीनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। बादल जी, बहुत भूख लगी है, चलो जंगल चलकर किसी पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरते हैं। बिजली, कल मैंने नदी के पास देखा था, एक तोता समोसे बेच रहा था। चलो आज हम उसी तोते के पास जाते हैं। फिर कपा और कपी उड़ते हैं और वो सीधे तोते के समोसों के ठेले पर जाते हैं। काफा काफा, बताओ क्या लेना है तुम दोनों को? तोते भैया, पहले तुम इस बुलबुल को समोसे दे दो। तोते भैया, मुझे 5 समोसे मीठी और तीखी चटनी के साथ दे दो। जैसे ही बुलबुल समोसे लेकर जाती है तो बिजली कपी इधर उधर देखकर बोलती है। तोते भैया, बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम पति पत्नी दूसरे जंगल से लौट रहे थे कि एक उल्लू ने हमें रास्ते में रोककर हमारा सारा सामान लूट लिया। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। तोते भैया, जहाँ बुरे पक्षी रहते हैं वहाँ तुम जैसे अच्छे पक्षी भी तो रहते हैं। तोते भैया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी हुई है, हमें एक एक समोसा ही दे दो। हम गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। तोते को उन कपों पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को एक एक समोसा दे देता है। बहुत स्वादिष्ट। तोते भैया, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे तोते को उल्लू बनाकर वो पति पत्नी पेट भरकर समोसे खाते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वो पति पत्नी फिर से अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों नदी पर बैठकर सलाह करते हैं। बादल जी, आज तो मेरा जलेबी खाने का बहुत मन है। बिजली, बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया जलेबियाँ बेचती है, लेकिन उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है।
तुम चलो मेरे साथ, मुझे भी बिजली कहते हैं, मैं कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगी। फिर बिजली कवि और बादल कव्वा उड़ते हैं और वो सीधे चिड़िया के पास जाते हैं। बिजली कवि वहाँ जाकर रोने लग जाती है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बताया है अगर शाम तक मेरी माँ को जलेबियाँ ना खिलाई तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो चिड़िया बहन, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत किस बात की है? आप मुझसे जलेबियाँ ले जाएं, मेरा तो काम ही यही जलेबियाँ बेचना है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, एक दिक्कत है, हमारे पास पैसे नहीं है। रास्ते में आते हुए पहाड़ों के पास एक उल्लू ने हमें लूट लिया है। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप ये जलेबियाँ ले जाएं और अपनी माँ को जाकर बचाएं। अगर मेरी जलेबियाँ खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी माँ भी ये जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होगी। फिर वो पति पत्नी जलेबियाँ लेकर वहाँ से चले जाती हैं। पीछे ही तोता वहाँ आता है। कौवों को जाता हुआ देखकर तोता चिड़िया से पूछता है, चिड़िया बहन, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे ये कौवे, बेचारे जलेबियाँ लेने आए थे, लेकिन रास्ते में पहाड़ों के पास उल्लू ने लूट लिया, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ तोते भैया, ऐसा ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? यही बात बोलकर तो ये कौवे कल मुझसे समोसे खाकर गए थे। इसका मतलब ये कौवे फ्रॉडिये हैं, वो मुझे भी चूना लगा गए। बादल जी, जब मैंने उस चिड़िया से कहा कि अगर मेरी माँ को जलेबियाँ नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएगी, वो बेचारी चिड़िया तो सच में रोने लगी। हो, बिजली, मुझे तो हंसी आ रही थी। बादल जी, अब तो हर दिन नए पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरेंगे। अगले दिन वो पति पत्नी चील चाची की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में आम का जूस बनाया करती थी। कौवे और कौवी, क्या जूस पीने आए हो? चील चाची, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों विदेश के जंगल से आए हैं। कल ही चिड़िया ने हमें जलेबियाँ दी थी और हमसे कहा कि आपसे जाकर जूस पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। अगर पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम दोनों जूस पियो। तभी पीछे से मानो चिड़िया और चीकू तोता भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे झूठ बोलते रहोगे? एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील चाची, पहले इन्होंने तोते को पागल बनाया और फिर मुझे, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये कौवे। धोखा, झूठ, वो भी चील चाची से। बिजली भाग, वरना बहुत पीटेंगे। इससे पहले कि वो भाग पाते, चील चाची उन्हें पकड़ लेती है। वो उन दोनों को मार मार कर उन्हें उल्लू बना देती है। ऐसे उन कौवों को पूरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।